नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वापसी कहानी, जिसमें से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि गजाधर बाबू अपने घर आ गए हैं रेलवे की नौकरी से रिटायर हो करके। और वो यही सोचते हैं, घर आने से पहले उनके मन में यही विचार चल रहा है कि घर का माहौल जैसे पहले था, जैसे उन्हें पहले मिलता था, उसी तरह से अभी भी घर का माहौल होगा और उसी तरह से सभी का स्नेह उन्हें मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। उनकी जो पत्नी है तो सभी की शिकायतें उनसे कर रही है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी, तो इसके पहले तक कि हम लोगों ने यहाँ तक कहानी पढ़ लिया था, अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ के बैठ गई। बोल लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उसका मुंह जो था फूला हुआ था। देखा, बहू को चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी। वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यह चीज़ें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। यहाँ तक की कहानी हमने प्रथम वीडियो में पढ़ लिया था हम सभी ने। अभी नेक्स्ट अगला भाग देखते हैं, आगे कहानी में क्या होता है। तो गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झनझना उठेंगे। ओठ भींच करवट लेकर के उन्होंने अपनी पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरका कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है। तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का सहूर नहीं आया। गजाधर बाबू पत्नी से कह रहे हैं कि इतनी बड़ी लड़की हो गई है, लेकिन खाना बनाने का भी सहूर इसके पास नहीं है, सेंस नहीं है, खाना बनाते भी नहीं आता। अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, हाँ, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में ये कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़ी रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि बसंती की शादी जल्द ही कर देनी है। कुछ दिन के बाद बसंती पिता से बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से चली जाती। देखिए, बसंती जो थी वो शीला पड़ोसी के घर में जाती थी, तो इसके पिता गजाधर बाबू को ये बात खटकती थी और इसकी माँ को भी हालांकि ये बात अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन इनके मना करने पे, गजाधर के मना करने पे, वो छुप छुप के जाती थी, पीछे के रास्ते से निकल जाती थी। जिस दिन से गजाधर ने मना कर दिया कि तुमको कहीं नहीं जाना है, घर पे रहो, पढ़ाई करो, उस दिन से इनसे बची मतलब छिपी छिपी रहती थी, दूर दूर रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोज हुआ, लड़की के इतने मिजाज जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं है। अमर को
अब भी वह छोटा सा समझते थे। अमर को अभी भी बाप पिता जो है वो छोटा ही समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्त का प्रायः यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। गजाधर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला ही कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयाँ और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो तन आखिरकार बूढ़ा ही था। कुछ भी हो पर आखिरकार तन जो था उनका बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते जाते थक जाते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की हलचल पर चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहिए की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और गाड़ी के इंजनों की चिढ़ाई उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ जी कौन थे? सेठ जी का नाम आ रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कि कुछ लोग कभी कभी पास आकर बैठते थे, वही उनका दायरा था, कहीं वही उनके साथी थे। वह जीवन अन्य उन्होंने एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ था। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई में बर्तन की खटपट और उसी में दो गौरैया का वार्तालाप। अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर में किसी की बात में दखल न देंगे। यदि गृहस्थी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अब अपने ही घर में परदेश की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे उन्हें रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोसी के घर में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनसे कुछ परिवर्तन लक्षित नहीं किया। मतलब उन्होंने उसकी पत्नी ने भी ये परिवर्तन को नोट नहीं किया कि गजाधर बाबू चेंज हो रहे हैं। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे थे। इससे वह अनजान ही बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी वह कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चे के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। जिसे व्यक्ति के अस्तित्व में पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बे में इतनी रमी हुई है कि अब उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है।
गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब उनकी शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगति लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी। कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बार बार यह महसूस हो रहा था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहने लगे कि नौकर का खर्चा बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई न कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर को क्या हिसाब कर के निकाल दिया, मतलब भेज दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। क्यों? कहते हैं खर्चा बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिन टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन भी भारी होने के कारण गजाधर टहलने नहीं गए थे। जी भारी होने के कारण आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। अम्मा, हाय अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं। अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देखकर बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनमें भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल में पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका से कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे आए तो वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि मैंने ही मना कर दिया था। मतलब वो पहले ही बोले थे, फिर मैंने मना कर दिया। फिर कुछ रुककर जैसे ही बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार में साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं नहीं। मैं, पत्नी ने सपक पाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ क्या होगा, इतनी बड़ी गृहस्थी। फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम कहीं यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को
कटोरदान में रखकर अपने कमरे में ले आई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने की भी जगह नहीं है। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। आप लोगों ने देखा यह कहानी कितनी मतलब एक तरह से संवेदनशील है, कितनी गहनता है कि एक व्यक्ति इतने दिनों तक अपने परिवार से दूर रहा, उन्होंने कमा के दिया, फिर भी जब वो घर पे आता है तो उसके लिए स्नेह की जगह सब उसे एक तरह से बोलें तो बोझ की तरह देखते हैं।